जूझ रहे हैं अपने तरीके से। सभी राज्य मुश्किल में हैं। ऐसे में हम आपके सामने हैं महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक राव चौहान जी के साथ, और उनके साथ हैं हमारी प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत जी। चौहान साहब इस समय कैबिनेट मंत्री हैं वहां सरकार में। सुप्रिया जी ब्रीफ इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगी और उसके बाद हम महाराष्ट्र के बारे में विस्तार से बात करेंगे, फिर आपके सवाल लेंगे। ओवर टू यू सुप्रिया जी। थैंक यू वेरी मच। आप सबको मेरा नमस्कार, और अशोक चौहान सर आपको भी मेरा नमस्कार। ये एक इम्पोर्टेंट प्रेस वार्ता है और इसको शुरू करने से पहले मैंने आज के नंबर देखे। 2,73,802 कोरोना के मामले कल तक सामने आए हैं और करीब करीब 1,80,000 लोगों की इस देश में मौत हो चुकी है। मौत का इतना भयानक मंजर हम लोग हर जगह देख रहे हैं, भयावह मंजर, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, गुजरात हो। शमशान घाट जो है वो सड़कों तक आ चुके हैं। आज लोग सड़कों पर लाश जलाने को मजबूर है। पहली बार टोकन बांटे जा रहे हैं। पहली बार 14-14, 15-15 घंटे इंतजार करना पड़ रहा है कि किसी तरह से क्रियाकर्म किया जा सके। और इस सब के बीच में मैं आज भौचक्की रह गई कि सिचुएशन इतनी बदतर होने के बावजूद भी प्रधानमंत्री मोदी आज बंगाल में 4 रैली एड्रेस करेंगे। कल अमित शाह जी ने वो काम किया, वो हंस के कमल का फूल दिखा रहे थे। आज मोदी जी वो काम करेंगे। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि ऐसा क्यों है कि राहुल जी ने इस सिचुएशन का जब बढ़ता हुआ प्रकोप देखा कोरोना का, तो उन्होंने अपनी चुनावी रैली सारी रद्द कर दी। क्या मोदी जी, जिन पर आज इस देश का जिम्मेवारी है, जिन पर आज इस देश का दारोमदार है, क्या उनको अपनी जिम्मेदारी नहीं दिखती है? क्या उनके लिए चुनावी सभाओं में जाकर वोट मांगना लोगों की जान से ज्यादा जरूरी हो गया? ये मेरा पहली बात है और मैं ब्रीफ ही रखूंगी क्योंकि मैं चाहती हूँ अशोक सर थोड़ा और डिटेल में इन सब चीजों पर बात करें, स्पेशली जो महाराष्ट्र में हो रहा है। और मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ आज आपके माध्यम से कि जो प्रधानमंत्री सवेरे बोलते हैं कुंभ सांकेतिक हो, दिन में भाड़े की भीड़ देखकर उनकी बाँछें खिल जाती हैं, शाम को वो आकर कोरोना की समीक्षा करने लगते हैं, तो ये कहीं पर इतना ज्यादा विरोधाभास, इतना ज्यादा ढोंग करने की कुवत लाते कहां से हैं? आज जो भी मर रहा है, जो भी संक्रमित है, किसी भी राज्य में हो, वो हमारे देश का भारतीय है, वो भारतीय है, वो हम सबका भाई है, कहीं हम सबकी बहनें हैं, कहीं माताएं हैं, कहीं पिताएं हैं। उसके लिए मोदी जी इतने उदासीन कहां से हैं? क्या सत्ता की लोलुपता इतनी ज्यादा होती है? ये हम पहला कहना चाहेंगे और हम और डिटेल में भी बात करेंगे। कल पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने बहुत ही परिपक्व, एक बहुत ही स्टेट्समैन लाइक, एक बहुत ही अच्छे सुझाव, 5 अच्छे सुझाव प्रधानमंत्री मोदी जी को भेजे कोऑपरेशन के माध्यम से कि कोऑपरेटिव होना चाहिए और हम लोग सब लोग साथ में मिलकर इस लड़ाई को लड़ें। उसका जो जवाब डॉक्टर हर्षवर्धन की ओर से आया, पहले तो उनको जवाब देने का कोई मतलब नहीं है, लेटर प्रधानमंत्री को लिखा गया था, उन्होंने एक जवाब भेजा है और मुझे कहते हुए दुख होता है कि डॉक्टर हर्षवर्धन जी का ये जो 3 पन्ने का पत्र है, ये शायद भारत की राजनीति में एक नए ओछेपन का प्रतीक है। इतनी विभत्स इसकी भाषा है, इतने गंदे तरीके से ये लिखा गया है। जहां पर कोऑपरेशन की बात थी, स्पिरिट थी, उसमें नेम कॉलिंग है, उसमें सिर्फ दोषारोपण है और कहीं मुझे लगता है कि इनकी राजनीतिक अरिपक्वता और उदासीनता जो लोगों के प्रति है उसकी सीधे सीधे निशानी है। क्योंकि हम ये प्रेस वार्ता एक बहुत ही संगीन समय में कर रहे हैं और मैं अशोक जी को देने से पहले ब्रीफली बोल दूं कि बिगड़ती हालत हर जगह है। महाराष्ट्र में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में दवाइयों की कमी है, हॉस्पिटल बेड की कमी है, वैक्सीन की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, रेमडेसिविर की कमी है। और जब उसके बीच में आपको पता चलता है कि रेमडेसिविर की स्मगलिंग करी जा रही है और वो राजकोट का भाजपा का म्युनिसिपल काउंसिलर नहीं कर रहा जो 45,000 लेके पहले कर रहा था, वो उस सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री करते हुए पकड़े जाते हैं, तो कहीं पर ये सोचने को मजबूर हो जाते हैं हम कि जिस जनता ने आपको अपना मुख्यमंत्री बनाया, क्या उस जनता के साथ आप इतना बड़ा छल कर सकते हैं? जब सिर्फ सरकारें इसको प्रोक्योर कर सकती है तो कैसे निजी हाथों में करीब 5 करोड़ का रेमडेसिविर पहुंच जाता है? मैं अपनी बातों को संक्षिप्त रखूंगी और मैं चाहूंगी कि अशोक सर इसको ज्यादा डिटेल में बताएं और लोगों को समझाने की आज जरूरत है कि महाराष्ट्र की जनता के साथ और देश की जनता के साथ किस तरह का धोखा किया जा रहा है, किस तरह का छल किया जा रहा है। सर नमस्कार मेरे प्रेस के सभी साथियों, एआईसीसी की स्पोक्सपर्सन सुप्रिया जी, एआईसीसी के हमारे सभी ऑफिस बेरर्स और प्रेस मीडिया के हमारे सब साथियों नमस्कार।
आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस एआईसीसी ने यहाँ पर ऑर्गेनाइज की, इसमें आप सब शामिल हुए, इसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। जैसे कि कोरोना के बारे में आज मौजूदा हालात आप सब जानते हैं, और महाराष्ट्र जिस स्टेट से मैं आ रहा हूँ, सबसे ज्यादा कोरोना से प्रभावित रहा हुआ हमारा महाराष्ट्र स्टेट है। और बिल्कुल वॉर फुटिंग पर इसका मुकाबला हमारी स्टेट गवर्नमेंट कर रही है। इसमें कोई राजनीति हम न लाना चाहते, न हमने लाई है, और हमारी उम्मीद यही है देश की सरकारों से कि वो हम सब मिलकर, चाहे वो देश की बात हो या चाहे वो महाराष्ट्र की बात हो, इस महामारी को निपटने के लिए, इसको बिल्कुल निकाल देने के लिए हम सब मिलकर इसका प्रयास करना चाहिए। ये आज वक्त की जरूरत है। मैं ये करना चाहूंगा कि आज के जो मौजूदा हालात है, इसमें कल की जो फिगर्स मेरे सामने है, महाराष्ट्र के संक्रमित मरीजों की संख्या जो है वो तकरीबन कल की जो है 68,631 की वृद्धि कल पाई गई है, और कल 45,654 लोग ये मरीज ठीक होकर गए हैं। पर ये जो देखेंगे कि कुल संख्या जो सक्रिय कोरोना से है, बाधित है, जो इन्फेक्टेड है, वो तकरीबन 6,70,388 है। और अभी कल की जो संख्या मृत्यु की है जो बढ़कर अभी 60,473 हो गई है। मतलब आप समझ सकते हैं कि कितनी गंभीर कि इसको वॉर फुटिंग पे हम लोग लड़ रहे हैं। इसके लिए जो भी सहयोग करने की आवश्यकता है, जो भी मदद करने की जरूरत तौर पर है, पर बदकिस्मती ये अच्छे लोग एनजीओ सामने आ रहे हैं, इंडस्ट्री के लोग सामने आ रहे हैं। एक तरफ ये पॉजिटिव चित्र है, और दूसरी तरफ केंद्र की सरकार में जिनको हम जिम्मेदार समझते हैं, वो कितने गैर जिम्मेदार लोग आज दिखाई दे रहे हैं कि जो अलग अलग बयान देकर इस बात को राजनीति के स्तर पर ले जाना चाहते, गंदे स्तर पर लेकर पूरा चित्र को खराब करने की जिनकी भूमिका है। मैं सबसे पहले तो डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब का आभारी हूं कि उन्होंने एक बिफिटिंग, एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के नाते जिस से बड़े सीधे और सही तरीके से उन्होंने अपना पक्ष रखा है कि देश में किन किन चीजों की करने की आवश्यकता है। पॉजिटिव सजेशन उन्होंने देश करता है उनके सामने रखा है कि हम लोगों ने खास करके जो टीके का महोत्सव की बात जो हुई थी, मैं तो कहूंगा कि मनमोहन सिंह साहब ने बड़े अच्छी तरीके से कहा कि कितने टीकों की आवश्यकता है, टीके कैसे राज्यों में हम पारदर्शक स्थिति से हम देने वाले हैं, कोई पॉजिटिव सजेशंस उसने दी। गलत क्या है? मैं समझता हूं कि आज हम में स्टेट्स में भी कई सजेशन कई लोगों से आते हैं, अननोन लोगों से आते हैं, उसको भी हम स्वीकार करके एक पॉजिटिव एंगल से उसको हम देखते हैं। ये तो देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, प्रशासन का इतना तगड़ा अनुभव जिनको है कई सालों का, जिन्होंने एक अच्छा साफ सुथरा लेटर देश के मौजूदा प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी को लिखा है। उम्मीद ये थी कि उसको एक पॉजिटिव सेंस में लेकर उसके ऊपर कोई पॉजिटिव काम करने की भूमिका थी। अब उसको जवाब मनमोहन सिंह साहब वक्त निकाल कर इतना काम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी जिनसे अपेक्षा थी कि ये देश के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को जवाब उनकी तरफ से जाना चाहिए था, तो जवाब एक फेल्ड देश के जो फेल्ड मंत्री है हर्षवर्धन जी, जिसको मैं कहूंगा इज टोटली फेल्ड टुडे। बदकिस्मत ये है, एक फेल्ड मंत्री का एक सड़क छाप जवाब आज मिला है, जिसको मैं कहूंगा एक सड़क छाप जवाब जिसको कहेंगे, इस तरीके का जवाब हर्षवर्धन जी जो नाकामयाब रहे इस पूरे काम में, उन्होंने ये जवाब मनमोहन सिंह जी को दिया है। और एक पूरा पॉलिटिकल जिसमें बू आ रही है, इस तरीके का जवाब जाना निश्चित उचित नहीं है। तो मैं समझता हूं ये अपोलोजाइज करें कि भाई मेरे से गलती हो गई, और प्राइम मिनिस्टर पे छोड़ दे, और प्राइम मिनिस्टर चुनाव से वक्त निकाले, थोड़ा इस पे अटेंड करें। चुनाव से ज्यादा ठीक है, राजनीति में हर पार्टी चुनाव लड़ रही है, राहुल जी ने बड़े समझदारी से फैसला किया, उन्होंने कैंपेन से विड्रॉ करके आज वो काम में लगे हुए, कोरोना के सब रिलीफ मेजर्स में ध्यान दे रहे हैं। हर स्टेट को जहां हमारी सरकारें वहां ध्यान देकर बात कर रहे हैं। एक तरफ राहुल जी का ये काम, और दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर का टाइम निकाल कर अगर आते हैं और मनमोहन सिंह जी से साहब ने जो लेटर लिखा है उस पर कोई पॉजिटिव रिएक्शन देकर
अगर उसमें कोई सरकार की ओर से इंस्ट्रक्शन जाते हैं तो मैं समझता हूँ देश में बहुत उसका फायदा होगा। और साथ ही साथ मैं जैसे जिक्र हुआ है कि पीयूष गोयल एक बयान देते हैं, देवेंद्र फडणवीस दूसरा बयान देते हैं, तो क्या ये लक्षण मदद करने की भूमिका है या फिर देश में जो काम अच्छा हो रहा है उसको मदद करने के बगैर क्रिटिसाइज करके अपनी राजनीति करना, ये इसका मकसद है? ये तो आज लोगों के सामने है। हम इसमें कोई, और देश की जनता भी ये नहीं चाहती है, देश की जनता को ये इंटरेस्ट नहीं है ये कौन सा पॉलिटिशियन क्या स्टेटमेंट दे रहा है। देश की जनता को ये इंटरेस्ट है कि मौजूदा हालात को ध्यान में रखते हुए रेमडेसिविर का सप्लाई किस तरीके से होना चाहिए, ऑक्सीजन के लिए क्या करने की आवश्यकता है, टीका महोत्सव की बात की आपने, उसमें क्या करने की आवश्यकता है, ये सब चीजों को लेकर वॉर फुटिंग पर जो डेथ का टोल जो बढ़ रहा है उसको कंट्रोल में लाकर हमको क्या करने की आवश्यकता है, इसमें ध्यान देने की जरूरत है। महाराष्ट्र में हम लोग बिल्कुल वॉर फुटिंग पर, वॉर जोन हमने बना रखा है, जैसा आप कहोगे कि फ्रंट लाइन पर रह के हमारे सभी लोग इसमें शामिल हैं। हमारी स्टेट गवर्नमेंट इसमें डे टू डे मॉनिटरिंग कर रही है, हमारी जो कोalition गवर्नमेंट है वो हम पूरे मिलकर इसको एक टीम वर्क के तहत काम करते हैं। और ये काम करते वक्त सभी को विश्वास में लेकर हम लोगों ने इस बात में ध्यान दिया है। इसके रिजल्ट्स भी आज अच्छे तरीके से मिल रहे हैं, तो कुछ उसमें खामियां हैं, कुछ मदद की आवश्यकता है, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर अगर ध्यान देंगे तो निश्चित तौर पर फायदा होगा। और जहां तक की परिस्थिति है, एक तो मैं तो कहूंगा कि एक आपातकाल की स्थिति निर्माण हुई है निश्चित तौर पर। हमारे कल कई साथियों ने कहा कि निश्चित तौर पर एक इमरजेंसी जैसी सिचुएशन आ गई है, एक मेडिकल इमरजेंसी आई है। तो इसमें हमें गवर्नमेंट ये ना, सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ एक देखने की जो उनकी जो तरीका है, एक उसको मतलब हर चीज में इंतजार करो, वो फैसले बाद में करेंगे, वो फैसले होने तक फिर स्टेट गवर्नमेंट में क्रिटिसाइज करो, ये जो सिलसिला चल रहा है, मैं समझता हूं कि हर चीज को इमीडिएट रिस्पॉन्स की आवश्यकता है, जो इस वक्त की कमी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। कि अगर स्टेट, कोई भी स्टेट हो, सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, देश भर में चाहे वो भाजपा प्रणीत स्टेट्स हो या नॉन बीजेपी गवर्नमेंट जहां हो, सभी को एक एंगल से देखने की आवश्यकता है और उसमें पारदर्शिता की आवश्यकता है। उसमें जो लोग, जो स्टेट सबसे ज्यादा प्रभावित है, उसको हाईएस्ट प्रायोरिटी देकर वहां के रिलीफ मेजर्स को ज्यादा मदद करने की आवश्यकता है। अभी मैं 2 हफ्ते पहले का एक उदाहरण आपके सामने रखता हूं। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हमारे जो है टोपे जी ने कहा है कि हमारे पास में, ये 3 दिन की पहले की बात है, 2 हफ्ते पहले की बात है, जब उन्होंने कहा कि हमारे पास टीकों का स्टॉक सिर्फ 3 दिन का बाकी है, उसके बाद में स्टॉक खत्म हो जाएगा। तो मुझे ये लगा था कि इसको ध्यान में रखते हुए शायद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें कुछ मदद करेगी। इस तरह इसके बाद में इतना ट्रोलिंग बड़े पैमाने पे कर दिया है, क्या स्वास्थ्य मंत्री की उसमें क्या, मेरे बताइए क्या गलती की उन्होंने? जब स्टॉक ही 3 दिन का बाकी है, अगर उन्होंने कहा होगा तो नेचुरली एक अर्जेंट सिचुएशन निर्माण हुई है, ये उनको बताने की दो। ये कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बैड लाइट में बताने की जरूरत इसमें थी या ऐसा कोई इशू नहीं है, पर अर्जेंसी है और 3 दिन का स्टॉक होने के बाद में ध्यान देने की आवश्यकता है। तो इसमें किसी का आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का इरादा किसी का नहीं था। और जिस तरीके से इसको 2 केंद्रीय मंत्री तोड़ मरोड़ कर इसकी आलोचना कर रही है, फैक्चुअल पोजीशन को बाजू में रखकर पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स जो अलग तरीके से जा रही है, तो इसमें न तो मैं समझता हूं कि ये प्रोटोकॉल को पकड़ के है, तो सत्य की कसौटी पर है इस चीज को, और न तो शिष्टाचार प्रोटोकॉल को पकड़ के है। ये तीनों चीज को बाजू में बिल्कुल रखकर स्टेट गवर्नमेंट की आलोचना करने का काम केंद्र के 2 मंत्रियों ने बदकिस्मती से किया है। ये सब फैक्ट्स हमारे सामने है। और प्रकाश जावड़ेकर जी ने भी जो बातें कही है कि 5 लाख कोरोना वैक्सीन बर्बाद हुए हैं, मैं समझता हूं कि ये कामों में बाकी सभी स्टेट्स में अगर फिगर हम कंपेयर करें, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि वेस्ट करना चाहिए, वेस्ट हो गया है सही है, मैं नहीं कहूंगा, पर महाराष्ट्र को पिक एंड चूज करके उसके बारे में जो बयान दिया जाता है, तो ये जानकारी में अच्छा, ये सब चीजें पब्लिक डोमेन में है, चुपके तो है नहीं कितना। तो मैं समझता हूं कि ये कंपैरिजन देश के अन्य राज्यों के साथ अगर किया जा सकता है, तो निश्चित तौर पर ये आपको पता चलेगा कि बात में कितना खोखलापन है, कितनी गलत बातें हैं, और स्टेट को एक्सपोज करने के लिए ये सब चीजें कही है।
लॉकडाउन का बाकी भी असर है, फाइनेंशियल इश्यूज है, जैसे आर्थिक स्थिति पर बहुत बड़ा परिणाम हुआ है। इसके बावजूद भी महाराष्ट्र के राज्य ने पिछले साल तकरीबन 20,000 करोड़ कोरोना के ट्रीटमेंट के लिए खर्च किए हैं, और इस साल भी हम लोगों ने तकरीबन चिकित्सा उपकरणों के लिए, दवाइयों के लिए, इंजेक्शंस के लिए, बाकी जो भी जरूरत है वो तकरीबन 12,000 करोड़ रुपए की हम लोगों ने राशि की उपलब्ध की है। हमारे फंड एमएलए फंड का जो है उसमें भी तकरीबन 1 करोड़ प्रति एमएलए का फंड भी इसमें इस्तेमाल हम करेंगे, तो मिलकर 350 करोड़ रुपए सभी एमएलए ने मिलकर उसमें देने का ओपिनियन दिया है, और वो भी उसमें सहयोग कर रहे हैं। और परसों चीफ मिनिस्टर ने जो पैकेज अनाउंस किया है उसमें हम जो श्रमिक है, जो घरेलू कामगार है, वर्कर्स है, तो हमारी जो अन्य योजनाएं, पेंशन स्कीम्स हैं, जैसे संजय गांधी निराधार योजना, इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन स्कीम जो है, दिव्यांग पेंशन स्कीम है, तो उसमें तकरीबन 35 लाख लाभार्थी है, जिसको हम हर व्यक्ति को 2,000 रुपए देने का भी हमने फैसला किया है। हमारे जो रिक्शा वाले हैं, हमारे जो वेंडर्स हैं, उनके बारे में, और हमारे आदिवासी भाइयों को भी तकरीबन 12 लाख आदिवासी परिवारों को, हर परिवार को 2,000 रुपए देने के बारे में स्टेट गवर्नमेंट ने फैसला इसमें किया है। शिव भोजन थाली भी बिल्कुल 1 पैसे भी नहीं लेते, फ्री ऑफ कॉस्ट शिव भोजन थाली भी देने का ये फैसला स्टेट गवर्नमेंट में, ऐसे पैकेज अनाउंस, क्योंकि लॉकडाउन के कारण आज स्टेट भर में इकोनॉमी तो बड़ी डिस्टर्ब हुई, और सबसे बड़ा नुकसान जो होता है, जो नीचे का तबका है उसका, जैसे रिक्शा ड्राइवर्स है, वर्कर्स है, लेबर्स है, उनकी सबसे बड़ी समस्या होती है, गरीब आदमी की होती है। तो इसके लिए भी पैकेज हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने अनाउंस करके ये पैसे भी उनको देने का उसमें सुझाव हमने दिया है। और आखिर में जो मैं कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री ने बड़ा एक एम्बिशियस प्रोग्राम रखा। इट वॉज वेरी गुड थिंग कि उन्होंने कहा कि हम टीका उत्सव देश में करेंगे, पर टीका उत्सव अनाउंस करने के बाद में क्या हमारे पास उतने वैक्सीन उपलब्ध है क्या? अगर वो उनकी जायजा अगर पहले लेते थे तो हमारी कैपेसिटी होने के बावजूद हम स्टेट में टीका उत्सव के दरमियान जो उन्होंने अनाउंसमेंट की थी उसमें, जैसे मुंबई में कहूंगा 127 केंद्र है, सेंटर्स है टीका के लिए, पर वहां सिर्फ हम लोगों को 35 केंद्र बंद करने पड़े क्योंकि टीके उपलब्ध नहीं थे। तो प्रतिदिन हम 40 से 50 हजार टीके लगा सकते हैं लोगों को, पर टीका उपलब्ध नहीं होने के कारण भी ये टीका महोत्सव, प्रधानमंत्री जो घोषणा जो हुई थी, वो मैं कहूंगा एक जुमला सा हो गया कि अनाउंसमेंट हो गई और टीके राज्य में यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। और जो सबसे मामला बड़ा गंभीर है, जिसके बारे में मैं यहाँ पर आपको मैं अवगत कराना चाहूंगा, वो है ये ब्रुक फार्मा कंपनी के बारे में जो मामला सामने आया है। बड़ी राजनीति का स्तर आप देखिए कि देवेंद्र फडणवीस जिस कंपनी के निदेशक है मनीष सिंह, उनको कुछ हफ्ते पहले गुजरात के वलसाड़ पुलिस ने रेमडेसिविर की ब्लैक मार्केटिंग करते हुए जिसको पकड़ा गया था, उस कंपनी के डायरेक्टर राजेश डोकानिया, इस व्यक्ति को मुंबई के विलेपार्ले पुलिस ने जब पूछताछ के लिए बुलाया था, क्योंकि एक्सपोर्ट तो बंद हो चुका है, एक्सपोर्ट बंद होने के बाद में रेमडेसिविर का स्टॉक जो पड़ा हुआ है, वो स्टॉक कहीं पर उसका ब्लैक मार्केटिंग ना हो, खबरें आ रही थी कि ब्लैक मार्केटिंग होर्डिंग हो रही है, रेमडेसिविर का स्टॉक कहीं गलत इस्तेमाल होने के चांसेस है, ब्लैक मार्केट के चांसेस है। जब उसको पूछताछ के लिए पुलिस बुलाती है तो एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर स्टेट के, उसके साथ में दूसरा एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन अपर हाउस का और कोई एमएलए लेकर पुलिस स्टेशन में जाकर जिस तरीके से वहां पर दबाव डालते हैं, तो क्या हम लोगों को रेमडेसिविर देने के लिए आज सरकारी पूरी यंत्रणा सरकार की लगी हुई है। कहीं प्राइवेटली रेमडेसिविर बेचने के लिए बिल्कुल आज पाबंदी लगाई गई है, ताकि उसकी होर्डिंग ना हो, ताकि उसकी ब्लैक मार्केटिंग ना हो। और जब किसी को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है, कोई भी हो, उसका कोई राजनीति से मतलब नहीं है, जब खबरें आती है, मालूमात होती है, और खासकर ऐसी कंपनी जिसके निदेशक को गुजरात के पुलिस ने पकड़ा ब्लैक मार्केटिंग करता, ऐसे कंपनी के डायरेक्टर को जब बुलाया जाता है तो वहां पर जाके ये लोग वहां पर हस्तक्षेप करते हैं, पुलिस को डांटते हैं, एसपी और वहां के जो ऑफिसर्स के ऊपर दबाव डालते हैं। मैं समझता हूं क्या आप क्या चाहते हैं?
क्या आप लोगों जनता को मदद करना चाहते हैं या ब्लैक मार्केटियर्स को मदद करने की आपकी भूमिका से आप पुलिस पर दबाव डालते हैं? ये बड़ी गंभीर घटना है, व्यक्तिगत आलोचना का ये वक्त नहीं है। तो जो घटनाएं सामने आई है, जो केंद्रीय मंत्री जिस तरीके से बयान देते हैं और जो भी हमारे नेता है महाराष्ट्र की भाजपा के खास करके जिस तरीके से उनके जो बयान आ रहे हैं, मैं समझता हूँ ये ठीक नहीं है। देश के लोगों को जरूरत है सब मिलकर इसको हम लोग इस चीज को हम ध्यान दें और उसमें रिलीफ मेजर्स को कैसे हम ठीक से लोगों तक पहुंचा सके। और मैं समझता हूं जो ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं ना, लगाइए उनके पीछे, ईडी को लगाइए, एनआईए को लगाइए, सीबीआई को लगा दिए। ये सब जो आप अन्य चीजों पर इस्तेमाल कर रहे हैं, क्यों आज ह्यूमैनिटी के एंगल से जो भी लोग इसमें बाधा डाल रहे हैं नुकसान करने के लिए, ब्लैक मार्केटिंग के लिए नफाखोरी के लिए, इन लोगों के ऊपर क्यों न हम सीबीआई, ईडी और एनआईए को लगाए? ये मेरी इससे सबसे बड़ी ये सवाल हमारे सामने है। तो लेट अस नॉट प्ले पॉलिटिक्स, लेट अस हेल्प द कंट्री, लेट अस हेल्प द मोस्ट इफेक्टेड स्टेट्स। और सभी के सहयोग से मीडिया का आभारी हूं कि उन्होंने बहुत सहयोग किया है और जो बातें सच है लोगों तक लाई है। जो खामियां होंगी, जो कमियां होंगी, निश्चित तौर पर हम हमारी तौर जहां हमारी सरकार है वहां तो करेंगे, और जहां सरकारें नहीं वहां हमारी मदद जरूर रहेगी। इतना मैं यहाँ कहना चाहूंगा। धन्यवाद।